बड़ी पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन जब मन नहीं मिला तो अपनी नई पार्टी बना ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान जी, छात्र राजनीति से उठकर प्रदेश की राजनीति तक आपने एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो सही पॉलिटिक्स है? देखिए, मुझे कुछ समय लगेगा, लेकिन ये तय है कि मैं जिद्दी बहुत हूँ। जो जिद करता हूँ वो पूरी करता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने की सोची थी, और मेरे पिताजी भी विधायक थे, 2-3 बार 5 बार चुनाव भी उन्होंने लड़े। मेरा राजनीति के अंदर आने का शुरू से मन था, और मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी बना, फिर मैं विधायक बना। और 2003 के अंदर जब मैं बीजेपी पार्टी के अंदर था, वसुंधरा राजे से मेरा इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। मैंने कहा मेरी पेरेंटल सीट है, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। तब बीजेपी ने कहा कि आप सीट बदल लो अपनी, या कोई और लड़ेगा। तो मैंने कहा मैं मेरी सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, मैं मेरी सीट से लड़ा। 2000 वोट से मैं 2003 के अंदर हार गया था। उसके बाद 8, 13 और 18 के अंदर लगातार मैं विधायक बना। खींव से नई सीट बनी थी। और बीजेपी में जब 2007 वापस में आ गया, 8 के अंदर बीजेपी से भी चुनाव लड़ा था मैं, लेकिन मेरा फिर वसुंधरा राजे से एमपी चुनाव को लेके कुछ मुद्दों को लेके झगड़ा हो गया। आंतरिक लोकतंत्र की बात मैंने हमेशा उठाई, और मैं मतलब पीछे पीछे चलने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं जब लोगों को तकलीफ के अंदर देखता हूँ, पीड़ित कोई भी आता है तो उसकी मदद करने का मैं प्रयास करता हूँ, और मैं दब के नहीं रह सकता जिस तरह दूसरे नेता रहते हैं। इसलिए मैं अलग मुझे भाजपा से निकाल दिया, और उसके बाद अलग दिशा के अंदर मैं चल पड़ा। राजस्थान के अंदर मैंने किरोड़ी लाल जी के साथ भी प्रयास किया था, लेकिन वो भी छोड़ के चले गए। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, नई पार्टी भी बनाई, समय कम मिला था, 57 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाए, और मैंने कई जनों को ओबलाइज भी कर दिया जो अच्छे लोग थे। अगर मैं चाहता तो कईयों को हरा जिता सकता था, लेकिन वो फिर पाप मेरे सर पे मढ़ता, क्योंकि फिर बीजेपी की सरकार आती राजस्थान के अंदर, जिसको मैं कतई नहीं चाहता था कि वसुंधरा वापस आए। लेकिन बेनीवाल जी, आप कह रहे हैं कि मैंने कई साथी बनाए, हनुमान बेनीवाल ने साथी बनाए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, घनश्याम तिवारी को। वो साथी साथ क्यों छोड़कर चला गए? कारण आपका दोष रहा कि उनका दोष रहा? देखिए, कारण मेरा तो दोष इसलिए नहीं रहा कि मैं तो उनके पीछे पीछे चल रहा था। उम्र में मेरे से बड़े थे। एक बार हमारी बंद कमरे के अंदर बात भी हुई थी। मैंने कहा कहीं आपके दिमाग में ऐसी बातों का नेतृत्व कौन करेगा, तो अपन बैठ के तय कर लेंगे। पहले अपन राजस्थान के अंदर थर्ड फोर्स की ताकत बने, 60, 70, 80 सीट लाएँ, उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन कोई न कोई कारण रहे होंगे जिनकी वजह से वो चले गए। डॉक्टर साहब ने तो मुझे इतना तक भरोसा दिया था कि वसुंधरा जब तक रहेगी तब तक मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, और वो वसुंधरा के साथ चले गए। और घनश्याम जी ने भी नई पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद भी हमारा कम्युनिकेशन गैप रहा, आपस के अंदर बैठ के बात नहीं कर सके। अगर मैं सांगानेर के अंदर बड़ी रैली करता, सभा करता, तो निश्चित रूप से कुछ स्थिति ठीक होती सांगानेर के अंदर। मैं जहाँ तक मानता हूँ जाट वोट उनके साथ जुड़ जाते, और दूसरे यूथ वोट भी और ज़्यादा उनको मिलते जाते। बेनीवाल साहब, आप क्यों विवादों की राजनीति करते हैं? मकसद क्या, चमकते रहना है या कोई और वजह? विवादों में अक्सर रहते हैं हनुमान बेनीवाल। विवादों में नहीं रहता, मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आम आदमी, गरीब आदमी को उसका हक और अधिकार मिले। आज मैं एमएलए हूँ, मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी के एमएलए को डीजी के वहाँ बाहर बैठना नहीं पड़े। एमएलए अगर जाए तो चीफ सेक्रेटरी, डीजी खड़ा होकर उसका सम्मान करे, उसका रेस्पेक्ट करे। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विश्वास रखता हूँ। हमारा कोई वैसे कोई झगड़ा नहीं है। जैसे अध्यक्ष से भी लगातार विधानसभा में जो झगड़े रहे वो यही थे कि अध्यक्ष बार बार हमें रोकते थे, वो सत्ता पक्ष की कठपुतली बन के काम करते थे, तो हम उनसे विरोध करते थे। तमाम बड़े नेताओं से जो भी झगड़े हुए उनमें कहीं न कहीं उनके या तो अपराधियों से संबंध थे, या कोई भूमाफिया थे, कोई दूसरे कारण थे। इसलिए मैं आम आदमी, गरीब आदमी के लड़ता रहा, और इसमें विवाद अगर हो गए तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बेनीवाल जी, आरोप आप पर भी लगे, अपराध से जुड़े आरोप लगे, और भी कई ऐसे गंभीर किस्म के आपराधिक केस भी आप पर लगे, और विपक्ष की पार्टियों ने, आपके विरोधियों ने मुद्दा भी बनाया। तो क्या लगता है अब आरोप धुल गए? देखिए, 2001 के अंदर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो मुझे डबल मर्डर में मेरे पूरे परिवार को गलत फंसाया। फिर 169 तक की रिहाई मिली, सुप्रीम कोर्ट तक ये भूमाफिया, और उस समय जो मेरे समाज के तमाम नेता थे, 1 दर्जन नेता, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आजकल उनकी दुकानें सब बंद हो गई, वो सड़कों पे आ गए। वो तमाम नेता उस समय, आज से 18-19 साल पहले, मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तुले हुए थे। लेकिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर थी, न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब जगह में बरी हुआ उस मामले के अंदर। ये झूठा मुझे उस समय 2001 के अंदर फंसाया था। फिर वसुंधरा जी की जब सरकार बनी तो इन्होंने भी मुझे कई मामलों के अंदर 3 से 8 और 13 से 18 झूठे मुकदमे दर्ज किए, लेकिन सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। ज़्यादातर हाई कोर्ट से केस क्वेश हो गए,
और या अगर कोई पेंडिंग है तो उनमें भी करीब करीब FIR लगे, अगर कोई बच्चे में तो बिना उसके गवाहों के तो रहेगा नहीं। तो ये हमें जानबूझ के हैरेस करने के लिए, दबाने के लिए सरकारों ने झूठे मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज। हनुमान जी, RLP का मकसद क्या कांग्रेस को रोकना था या हमारा भारतीय जनता पार्टी की मदद करना था? क्या था मकसद? हमारा क्या हिडन एजेंडा? देखो, भारतीय जनता पार्टी की मदद करना अगर हमारा मकसद होता तो हम 150 सीटों पर लड़ते, आराम से लड़ते। आपको पता किन तकलीफों के दौर से हम गुजरे। आर्थिक तंगी सबसे बड़ी थी, जिससे मेरे 10-12 कैंडिडेट इस वजह से चुनाव हार गए। ये तो मैं जवानों को धन्यवाद दूंगा कि मैं राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा नेता था जो अपने इलाके के अंदर वोट मांगने नहीं गया। सचिन पायलट भी घूम रहे थे, गहलोत गली गली घूम रहे थे, वसुंधरा हर दिन सेकेंड डे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान के उन तमाम जिनको मैंने टिकट दी RLP से, उनको जिताने के लिए 50 से ज़्यादा जगहों में मैंने मीटिंगें की। राजस्थान के कठुमर से लेके और बाड़मेर तक के दौरों के अंदर, बीकानेर पीलीभंगा से लेके और झुंझुनू जिले तक। तो मैं ये चाहता था कि मेरे भरोसे पे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको मैं जिताऊं। और हो सकता था कि इसके अंदर मैं इलाके में टाइम नहीं दे पा रहा था, मेरी हार भी हो सकती थी। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मुझे विश्वास दिया कि हनुमान जी आप बाहर रहना, अब की बार चुनाव पूरा विधानसभा क्षेत्र लड़ेगा, आप बाहर जाओ, हम खींवसर को संभालेंगे। हनुमान जी, आप कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी थी, फिर हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर किसने उड़ाया? वो पैसे कहाँ से आए? सुनो, हेलीकॉप्टर तो मेरा इतना बड़ा जो मैंने पार्टी भी बनाई है, पार्टी का RLP का बैंक अकाउंट भी, खाता भी हमने खुलवाया, कुछ लोगों ने जन सहयोग भी किया। और हेलीकॉप्टर उड़ाने में कौन से कोई 100 करोड़ रुपए थोड़ी लग गए। तो हेलीकॉप्टर का तो 7 दिन ही उड़ा पाया ना मैं। अगर कोई मदद करता तो 2 महीने उड़ता मेरा हेलीकॉप्टर, 3 महीने उड़ता, 4 महीने उड़ता। तो अगर हेलीकॉप्टर मदद अगर भारतीय जनता पार्टी मेरी करती तो निश्चित रूप से ये अप हो जाता मामला सारा, बीजेपी सरकार के अंदर आती। लेकिन मुझे मदद नहीं लेनी थी किसी से, मुझे मेरे दम पे मुझे धोखा भी नहीं देना था राजस्थान के जवानों किसानों का। देखो, ज़्यादातर लोग मंत्री की दौड़ के अंदर होते हैं स्टेट के अंदर। मैंने देखा बड़े से बड़े नेताओं को कि उनकी सोच मंत्री और लाल बत्ती होती है। मैंने मंत्री और लाल बत्ती को ठुकराया 2003 से लेके। मैं जिद्दी हूँ। वसुंधरा से टकरा गया, फिर टकराया, फिर गहलोत से टकराया और अब फिर टकरा गया। और अब मैंने सचिन पायलट को सपोर्ट किया। अब आप बताओ, मुझे पता था लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत ने हमारे जो कौम के कई नेताओं का नुकसान किया, इसलिए मेरे मन में नहीं बैठा। जो मेरे मन में बैठा मैंने कर दिया। हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल RSS के खिलाफ नहीं बोलते। और ये इतिहास है कि संगठन महामंत्री रहे प्रकाश चंद्र के साथ आपका बहुत नज़दीकी संबंध रहे। आपकी शादी में भी वो आए, उस बग्घी में भी बैठे जिसमें आपकी बारात जा रही थी। ऐसी कई बातें हैं जो आपके संघ के साथ पुराने संबंधों को जोड़ती है। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। जब मैं बीजेपी में था तो सारे बीजेपी के लोग शादी में आए थे, कांग्रेस के भी 2 दर्जन मंत्री आए थे। वो एक शादी में आना जाना अलग बात है, लेकिन मेरा अब किसी से कोई संबंध नहीं। जब मैंने मैं कोई RSS का कार्यकर्ता थोड़ी, मैंने कभी नेकर नहीं पहने मेरे जीवन के अंदर, कभी कोई संघ के कैंप के अंदर नहीं गया। और कई कांग्रेस के अंदर मैं कई नेता बता दूँ, अभी सरकार में मंत्री बता दूँ जो नेकर पहन के और बीजेपी कार्यालय के अंदर भी जाते थे, प्रकाश चंद्र के पास भी जाते थे मिनिस्टर बने में। लेकिन हम तो RSS के कार्यकर्ता भी नहीं है। व्यक्तिगत संबंध मेरे कई लोगों से बीजेपी में रहे, कांग्रेस में भी व्यक्तिगत संबंध अभी भी कई लोगों से। लेकिन मैं उन व्यक्तिगत संबंधों के तौर पर अगर आप ये आंकलन करो कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, वसुंधरा राजे ने ये कहा था कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस ने कहा कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी की बी टीम है, और मैंने कहा कि दोनों ही सी टीम है। मतलब करप्ट है दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। RLP का गठन आपने किया, चुनाव चिन्ह बोतल ही क्यों चुना आपने, इसके पीछे की वजह क्या है? और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल बोतल वाले, ये भी वो तो बोला। चलो उन्होंने कह दिया, बाकी 4-5 चिन्ह के पीछे 4-5 चिन्ह थे हमारे सामने, क्योंकि ज़्यादातर चिन्ह तो अलॉट हो गए। ये 4-5 चिन्ह थे, उनमें से आप देख लो कौन सा अच्छा है। तो मुझे बोतल का चिन्ह अच्छा लगा। पानी की बोतल, बच्चे से लेके बच्चा भी बोतल याद करता है। बोतल का शुद्ध, अपन कोई मेहमान भी आता तो शुद्ध पानी कि भाई उसको मिनरल वाटर पिलाओ, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन और बोतल, इस हिसाब से हमने बोतल का चिन्ह, इसके अंदर कोई दूसरा कोई विशेष वो नहीं था। बोतल के कारण आपका RLP का चुनाव चिन्ह चर्चित बहुत रहा, तो हो सकता है इसके पीछे ये भी एक लॉजिक रहा हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, RLP ने 57 कैंडिडेट उतारे, कई उम्मीदवार आपका सिंबल लेकर भाग गए, उनमें से कुछ जीत भी गए चुनाव। अब क्या कह सकते हैं कि RLP लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर असर डाल सकती है? क्या असर आपकी जाति विशेष में रहेगा, या और अन्य सीटें जहां पर दूसरी जातियों के ज़्यादा प्रभुत्व है वहाँ पर भी RLP अपना प्रभाव छोड़ेगी? देखिए, राजस्थान में जो जन आंदोलन खड़ा किया था 52 से लेकर आज तक के इतिहास में
जितनी बड़ी रैलियां और जितनी तादाद के अंदर नौजवान और किसान मेरी रैलियों के अंदर आए, 5 बड़ी रैलियां की मैंने, जहाँ 5 से 10 लाख की भीड़ हुई, अपने अपने साधनों से हुई, पूरा राजस्थान हिल गया। पहले रैली 1 लाख 1.25 लाख की होती थी, उसको बड़ी रैली कहा करते थे। वो 5 से 7 से लेकर 10-10 लाख की रैलियाँ, बॉर्डर बाड़मेर, बीकानेर, शेखावाटी से लेके, और अकेले व्यक्ति ने नौजवानों के, किसानों के दम पे इतनी बड़ी रैलियाँ की। मैं चाहता था कि जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान में परिवर्तन हो। मैं कोई जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, चूँकि हमारी संख्या बड़ी है तो हम चाहते थे एक बड़े भाई के रूप में चल के तमाम सारी जातियों को साथ लेके और इन पार्टियों की दादागिरी राजस्थान के अंदर खत्म करें। उससे पहले हम लोगों को राहत दिलाएं। तो संपूर्ण कर्ज माफी हमारा पहला मुद्दा था कि प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो। दूसरी, नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए, 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की हमने बात करी। और हमारी मांग का ही परिणाम है कि कांग्रेस और बीजेपी ने 3500 और 5,000 की बात घोषणा पत्र के अंदर की। कर्ज माफी भी पहली बार जब हमने मांग उठाई तो कर्ज माफी 50,000 और अब कांग्रेस ने 2 लाख की। हमने कहा टोल मुक्त राजस्थान, रोड टैक्स लेते हो तो टोल टैक्स किस बात का। और इसी का परिणाम है कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए हैं। मुफ्त बिजली की घोषणा वसुंधरा राजे ने जाते जाते कर दी थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मजबूत लोकपाल और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आज मूंगफली की जो खरीद है वो 1.5 से 2 गुना कीमत बढ़ गई। ये सब आपके दबाव की वजह से? बिल्कुल दबाव की वजह से हुआ, और हमारे दबाव की वजह से ही बहुत बड़े काम और होंगे। अभी तो आप देखते जाओ, दिल्ली कूच करना पड़ा तो वहां भी करेंगे। ठीक है, विधानसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट की आप बात कर रहे थे कि मजबूती से उभरे, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है। कोशिश भी आपने की, कैंडिडेट्स भी उतारे, समर्थन भी मिला, भीड़ भी मिली, लेकिन उस तादाद में जीत क्यों नहीं मिल पाई? 3 सीट। समय कम मिला, समय कम। मैंने सबसे बड़ा आर्थिक तंगी मैंने बताया ना, बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। आजकल देखिए, सारी जो मीडिया का जो सपोर्ट है ना, मिलना चाहिए, वो भी हमें कम मिला इस चुनाव के अंदर। अगर मीडिया का थोड़ा सा सपोर्ट और मिल जाता तो 5-7 सीट और बढ़ जाती। लेकिन हम तो जो 1 महीने का जो चुनाव था उसमें आरएलपी तो चली गई कहाँ थी पता ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, कभी तो राहुल गांधी की फोटो थी और मोदी की थी, पायलट, गहलोत और वसुंधरा, इसके अलावा हमने तो देखा ही नहीं। अन्य दल लिखे हुए आते थे। तो देखो जो कमियां रही इनकी वजह से दिल्ली में आप जैसे आप पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं पहले हमेशा मेरी स्पीच के अंदर ये कहता था कि मीडिया की भूमिका के बिना कहीं भी परिवर्तन नहीं हो सकता। मीडिया का साथ हमें जरूर मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना साथ नहीं मिला। और लोकसभा चुनाव के अंदर मैं फिर आपको कहता हूँ कि आरएलपी और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के अंदर उभरेगी। और आने वाला जो राजस्थान में परिवर्तन, मैंने बसपा के साथ भी गठबंधन का प्रयास किया, लेकिन बसपा का रिमोट कंट्रोल अमित शाह और मोदी के हाथ में था, इसलिए मेरे से गठबंधन आप पर आरोप है कि आप जाति विशेष की राजनीति करते हैं। देखिए, मैं जाति विशेष की राजनीति नहीं करता, लेकिन मेरी कौम की संख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम जब तक खुल के राजस्थान में नहीं आएगी तब तक तीसरा मोर्चा ही नहीं बन सकता। क्योंकि यूपी, बिहार, हरियाणा के अंदर भी जाट सबसे बड़ी जाति, तो जाटों के साथ मुसलमान शेड्यूल कास्ट आए। बिहार, यूपी के अंदर यादवों के साथ मुसलमान आए। बसपा बनी तो दलितों के साथ वहाँ का मुसलमान आया। तो हरियाणा में जाट के साथ मेघवाल मुस्लिम या जाट ब्राह्मण या जाट के साथ एक कम्युनिटी बड़ी और जुड़ेगी, तभी जाके थर्ड फ्रंट बनेगा, नहीं तो लोग पार्टियों के अंदर रह जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि 18 से लेकर 45 साल तक का, 50 साल तक का नौजवान इस बात को सोच रहा है। और ये जो कांग्रेस 140 पे जा रही थी, इससे 99-100 पे हम ही लेके आए। अगर जहाँ आरएलपी नहीं खड़ी थी तो निर्दलीय जो जीते, बीएसपी जीती, तो उनको भी आरएलपी ही दिख रही थी वहाँ पे। हनुमान बेनीवाल परिवर्तन की बात कर रहा है और नौजवान कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहते थे। फंड की बात आपने कही थी कि फंड नहीं था इतना, वरना आगे और हो सकते थे, प्रयास मिल सकते करते थे। बिल्कुल। भावी चुनाव में कितने आसार आपको लग रहे हैं? फिर ऐसे में फंड तो वहां भी जरूरत है। आसार नहीं है तो क्या? भगत सिंह अगर ये सोच लेता कि मैं उसको पता था असेंबली में बम फेंका कि भाई मुझे मरना है, अगर वो सोच लेता मैं क्यों मरूं, तो फिर क्या होता? तो हनुमान बेनीवाल तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। रिजल्ट कुछ भी हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं लड़ाई लड़ूंगा, अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ूंगा। हनुमान जी, आपके बयान हमेशा तीखे रहते हैं, आप कचोड़ते हैं, सदन के अंदर भी आप इस तरह की बात कर देते हैं कि दूसरे नेता जो आपके विरोधी हैं वो बिल्कुल अंदर से व्यथित हो जाते हैं। और ये कहा जाता है क्या है कि आप बिल्कुल छिछालेदार स्थिति पैदा कर देते हैं। और एक नेता है भारतीय जनता पार्टी की जिनसे आपकी अनबन रहती है सदन के अंदर, कल भी हुई, आज भी हुई, उसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उनका तो वो एनकाउंटर जब हुआ था ना दारा सिंह का, उस मामले से लेकर वो परेशान है, क्योंकि मैंने बहुत पीछा किया था उनका। और उनको जेल में डलवाने के अंदर अगर जो माहौल बनाया, नहीं तो वो मामला 10 का 10 हो जाता, वो एफआईआर लग जाती है एक तरीके से। तो उस बात का उनके मन में कहीं ना कहीं मलाल है इस बात का। और दूसरा, जिन तमाम जाट नेताओं ने उनके साथ राजीनामा किया था,
मैंने उस समय विरोध किया कि राजीनामा इस व्यक्ति के साथ मत करो, तो उनको कहीं न कहीं इस बात का मैसेज रहता कि हनुमान बेनीवाल ने मेरे रोड़ा अटकाया, तो बात बात पे खड़े हो जाते हैं। बाकी मेरा उनसे कोई व्यक्ति के ज़मीन का झगड़ा नहीं है, वो किसानों के विरोधी रहे हैं और किसान विरोधी राजनीति करते हैं, हम किसानों के पक्ष की राजनीति करते हैं, इसलिए बात हो जाती है कोई बात। लेकिन यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से लेकर छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर विधानसभा तक के सफ़र में बयानबाजी, कंट्रोवर्सी, नारेबाजी, ये हनुमान बेनीवाल के इतिहास से जुड़ी बातें हैं जो चर्चित भी रही और विवादित भी रही। ऐसा है, देखिए, अगर मैं गलत कहीं होता तो आप तो जानते हो कि वसुंधरा राजे से 5 साल झगड़ा नहीं कर पाता। कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी सीएम से, मैं ही लड़ा था। कांग्रेस के लोग तो पर्ची लेके मुख्यमंत्री घर पे बैठे, मैं तो सारे कांग्रेस के नेताओं को देखा कि सीएम से मिलने के लिए किस तरह टाइम मांगते थे। हम तो स्वाभिमान से लड़े और उसी का परिणाम है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर रही। हार्डकोर अपराधियों को जेल से छोड़ा, झगड़े रहे, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। आपको सारी बातें पता है। और विवाद तो जो सच्चाई का साथ देगा तो विवाद उसके साथ अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर हम गलत होते तो, अगर कोई गलत काम करते तो कहीं ना कहीं सरकार हमें उलझा देती। आप ये मानते हैं कि आपने जो कुछ किया अब तक सही है, विवादों और ऐसी स्थिति बन जाती है और लोग इस तरह की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं। क्या माना जाए, प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की जो भूमिका, जो एक इमेज बनी है वो रॉबिन हुड की बनी है, ये बाय चांस है या बाय चॉइस है? अजी ऐसा कुछ भी नहीं रॉबिन हुड, मैं तो अपने आप को मानता नहीं, मैं तो एक आम आदमी मानता हूँ। मैं 24 घंटे जन सुनवाई करता हूँ, हर जाति के लिए जाता हूँ, हर व्यक्ति के लिए जाता हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाए वहाँ भी जाता हूँ। यूपी हरियाणा से लेकर, हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चला तो मैं वहाँ भी गया था, जब निर्दोष बच्चों पर गोलियाँ चलाई गई। कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी मैं जाके खड़ा हो जाऊँगा। और आप तो वोट डालते हुए देखते हो, हम लाइन में खड़े होकर कानून नियमों की भी पालना करते हैं। अभी आप ये पूछोगे लाल बत्ती, तो मैं लाल बत्ती सिर्फ इसलिए लगाता था कि चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर लाल बत्ती नहीं लगा सकते, वो एमएलए से प्रोटोकॉल में नीचे होते हैं। मैंने कहा एमएलए प्रोटोकॉल में बड़ा है, ये लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। अब सबकी बत्तियां उतर गई देश में तो हमने भी उतार दी। कानून का भी सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान। फिर क्यों चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के साथ आपकी पटरी नहीं बैठी? आरएलडी और आरएलपी एक साथ नहीं आ पाए, वो तो वो चौधरी जयंत के साथ क्यों नहीं पटरी बैठी? वो तो खुद ही गए ना, मेरा उनसे क्या। मैं तो मेरी रैली में आमंत्रित, ना वो तो मेरी रैली में मैंने आमंत्रित सब लोगों को किया। मेरी रैली के अंदर तो मैंने कहा अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी अगर आना चाहे किसानों के मुद्दों को लेके तो वो भी आ सकते हैं रैली के अंदर। वो तो जन आंदोलन था, पार्टी तो जयपुर में बनी थी, उससे पहले 4 रैलियां हुई थी। हमने तो कहा पायलट गहलोत भी आमंत्रित है, अगर किसान के मुद्दे पे वो आना चाहे तो स्वागत है उनका भी। हर उस नेता का स्वागत है जो हनुमान बेनीवाल के साथ मिलके कर्ज माफी और राजस्थान के अंदर परिवर्तन की बात कर रहा है। अजीत सिंह का बेटा बार बार मैसेज भेज रहा था मुझे बुलाओ, मैंने बुलाया या मेरे पक्ष का भाषण दिया, 2 सीट में जाके समझौता कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि वो किसानों के साथ है, किसानों के हक की बात करते हैं, जो भी उसके साथ जाएगा वो उसके साथ है। क्या मौजूदा सरकार को सपोर्ट मिलेगा हनुमान बेनीवाल का? जनता के हित की बात होती है, किसानों की बात होती है। देखिए अभी तो शुरुआत है और जो हमारे मुद्दे हैं, संपूर्ण कर्ज माफी, जो जन आंदोलन के हमारे मुद्दे थे, उनको तो हम पुरजोर तरीके से, कल से आप देखना, उनको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। दोनों सरकारें, दोनों को हरा के हम लोग आए और हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम सरकार के साथ भी नहीं रहेंगे। सचिन पायलट को जरूर डिप्टी सीएम जो है बने, उनको मैंने सीएम के लिए सपोर्ट किया था। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मेरा समर्थन रहेगा बाहर से बिना शर्त, ये मैंने कहा था। और आज अध्यक्ष के लिए तो सारा एक सर्वसम्मति से होता हुआ था। बाकी इस सरकार को हमारा सपोर्ट नहीं, अगर मुझे सपोर्ट ही करना होता डॉक्टर सीपी जोशी को आपने सपोर्ट किया? हाँ किया था ना, 2008 में ज्वाइन कर लेता, फिर तो 99-98 में कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, मुझे कौन रोक रहा था। आपने कहा बेनीवाल जी कि मैंने कई नेताओं को हारने से बचाया, अब मैं चाहता तो आरएलपी के उम्मीदवार खड़े कर देता, लेकिन आपने अपने 2 स्वजातीय नेताओं को नहीं बचाया, वो डॉक्टर हरि सिंह और रामेश्वर डूडी। नहीं, रामेश्वर डूडी आपने वहाँ उम्मीदवार उतारा, हरि सिंह जी के खिलाफ आपने उम्मीदवार उतारा, दोनों चुनाव लूज कर गए। वो उसकी वजह से थोड़े कर गए। आपके के लिए आपने वजह भी कुछ और आपके फुलेरा में आपके कैंडिडेट ने 9000 वोट लिए उनको अंदर से हराया गया, और तकरीबन 6000 के आसपास वोट नोखा में आपके कैंडिडेट ने लिए। 4000 हार के कारणों में आरएलपी के वोट बैंक का भी असर रहा। ऐसा है कि देखो, ऐसे तो मैंने पार्टी बनाई है, तो सारी जगह अगर मैं ओबलाइज करता लोगों को, फिर मैं क्या लेता भाई? जहाँ ठीक लगा, जहाँ मुझे लगी वहाँ मदद कर दी, नहीं लगा और लड़ लेंगे। अभी को क्या उम्र हुई है हमारी? रामेश्वर डूडी के साथ आपकी जुगलबंदी पिछले विधानसभा में अभी भी मेरी सहानुभूति है उनके साथ, पूरी हार के साथ।
फिर आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, मैंने थोड़े हराया उनको, आरएलपी का वो तो 8-9 हज़ार से हार गए। वो भी उनके परिवार के सदस्य। अजी वो तो बहने नहीं, वो तो खुद ही उनका ही आपसी पारिवारिक मामला है, मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं है। सिंबल आपकी पार्टी का क्या है? मैंने तो कोशिश की थी कि आपस में बिठा दें उन दोनों को, बैठे नहीं, वो प्रयास किया था मैंने प्रयास किया कि उनको बिठा के। हरि सिंह जी के खिलाफ तो आप प्रचार में भी गए। हाँ गया था ना, मैं तो मेरी कैंडिडेट के खिलाफ गया। हरि सिंह जी कौन है? हरि सिंह जी के खिलाफ, हरि सिंह जी कोई इतने बड़े नेता नहीं राजस्थान के अंदर, वो मेरा कैंडिडेट था, मैं प्रचार करने गया उनका। ठीक है, और आपने कहा 57 सीटों पर आपने लेकिन रामेश्वर डूडी के लिए मैंने प्रयास किया कि उनको आपस में समझौता कराए दे, मैंने कोशिश की थी पूरी। उनके हार की वजह क्या मान रहे हैं आप? उनके हार की वजह खुद ही है, रामेश्वर डूडी खुद है। इलाका ही छोड़ के तो हारेंगे और क्या। भाई इलाके में रहोगे जब भी तो जीतोगे आप 5 साल ध्यान दिया नहीं, कुछ लोगों से घिरे रहे तो हार गए। रामेश्वर डूडी क्या, इंदिरा गांधी भी हार गई थी, बड़े बड़े हार गए देश में, कई यहाँ थे जो रजाई ओढ़ के सो गए, चले गए बेचारे। ब्यूरोक्रेसी के लोग भी आके चुनाव लड़ते हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? आपने भी 1-2 लोगों को टिकट दिए थे। ब्यूरोक्रेसी के लोगों को मतलब कामयाब नहीं होते, वो आगे ज़्यादा लड़ते जरूर है कि उनको शौक रहता, ब्यूरोक्रेसी में पावर रहती है तो बाद में एमएलए बन के मतलब पावर मेरे लोग सलाम करते रहे, इसलिए लड़ते हैं। बाकी उनका कोई सेवा का मकसद नहीं होता ब्यूरोक्रेसी में, पावर बने रहे बस, सलाम गाड़ी घोड़े इसके लिए करते हैं। आज की पॉलिटिक्स क्या है? आज की राजनीति आप प्रदेश की किस तरह आज की राजनीति से मैं जैसा हनुमान बेनीवाल वैसे ही राजनीति चल सकती है? मैं तो ये चाहता हूँ, देखो सुनो, मैं बिल्कुल राजनीति में फिट नहीं हूँ। मैं तो आर्मी में होता तो ज़्यादा फिट होता, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मुझे साथी नहीं मिल रहे हैं। अब मुझे मेरे जैसे नेता नहीं मिल रहे हैं, तलाश कर रहा हूँ मैं कि काश हर जिले में एक आदमी हो जाए ना, तो आम आदमी गरीब आदमी का इस तरह शोषण नहीं हो। थाने तहसील के अंदर गरीब आदमी जब जाए तो थानेदार तहसीलदार उसको आराम से बिठा के उसकी इज्जत करे, उसके मान सम्मान को ठेस नहीं लगे। ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर। बेनीवाल जी क्या फिगर मानते हैं अगले लोकसभा चुनाव में आरएलपी का और कांग्रेस और बीजेपी दोनों का? सदी हुई बात। देखिए एक बार मेरा तो मैंने बता दिया, जो दिक्कत सबसे बड़ी हमारे सामने रहेगी, लेकिन प्रयास हम पूरा करेंगे मजबूती के साथ, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब इसका पूरा तो क्लियर महीने भर के अंदर होगा। 5 सीटों को फोकस कर रहे हैं आप? नहीं, अभी कोई ऐसा तय नहीं किया, लेकिन प्रयास मजबूती से लड़ेंगे लोकसभा के चुनाव। जो कमियां अगर विधानसभा चुनाव के समय रही, हमने पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भी कहा था कि हमारा सत्ता प्राप्ति मकसद नहीं है, वसुंधरा गहलोत मुक्त राजस्थान चाहते हैं और जन आंदोलन के माध्यम से किसान जवानों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जन आंदोलन करके हम सत्ता के पास पहुंचना चाहते थे। बहुत कम समय मिला था, वो भी एक बड़ा कारण था। अगर महीना 1.5 महीना पहले का हो जाता तो निश्चित रूप से कुछ सीटें और बढ़ती, हमारी समय की कमी थी। चलिए ठीक है कि समय की कमी आपने बताया विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन वो वजह अब लोकसभा में नहीं बनेगी। पहले से तैयारी करेंगे आप लोग जिस तरह लोकसभा में अच्छा रिजल्ट हम लेके आएंगे। आप खुद मानोगे कि अच्छा रिजल्ट आरएलपी लोकसभा के अंदर लेके आए। लेकिन ठीक है, कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आपकी सीट में आपके सामने आप ही के परिवार के सदस्य खड़े थे विरोध में? वो तो हो जाते हैं, वो तो आजकल घर घर की कहानी है, उसमें क्या है। आजकल मौका लगना चाहिए लोगों को, हो जाते हैं। बच्चे हमारे बच्चे थे, वापस बैठ गए, खड़े थे तो पता ही लग गया वो कितने वोट आए उनके। ठीक है। हाँ, हनुमान बेनीवाल खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं नागौर से? ना अभी कोई ऐसा मंशा नहीं, बैठ के करेंगे बात सारी। एक बार हमारी कोर कमेटी की बैठक करेंगे आरएलपी की, उसके बाद ही तय करेंगे। नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी का अगर सपोर्ट करना पड़े, आरएलपी के 1-2 सांसद अगर जीतते हैं। मेरा तो नरेंद्र मोदी और राहुल दोनों से कोई मतलब नहीं मुझे। मैं तो न तो नरेंद्र मोदी से कभी मिला और न राहुल से मिला, न बीजेपी के किसी मंत्री से मिला, न कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय नेता से आज तक मिला। लेकिन एक बात आपने कही थी हनुमान जी, एक बात आपने कही थी, जब मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में चल रहा था कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, आपने एक तरफ तो बात कही कि सचिन पायलट को आप सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ आपने ये भी कहा था कि अगर अशोक गहलोत बनते हैं तो पीएम राहुल नहीं बन पाएंगे। देख लेंगे, ऐसी बात अगर कहीं तो हो सकता है कि सही हो। अब आगे देखेंगे ना, इस बात का तो सारा खुलासा समय समय पर करते रहेंगे। आप बुलाते रहना हमारे को वापस। ठीक है, यानी कि इसका जवाब आप बाद में देंगे।